गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग। सिर्फ 1 घंटे की क्लास लगेगी ऐसा किसने कह दिया बेटा? नहीं, कंप्लीट पूरी क्लास होगी 1.5 आवर की। तुम्हें ऐसा क्यों लगा बेटा अंकित? आज की पढ़ाई यूट्यूब के थ्रू हो रही है ऐसा? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई होनी चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट है। खैर, अब मुझे यहाँ से तो कुछ नहीं पता चलता कि कैसे हो रही है। मेरे सामने केवल तुम्हारे कमेंट्स दिखते हैं और कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल कुंदन उसी को इडियोमेट्री भी बोल देते हैं। चलो तो होमवर्क पर आ जाते हैं ना। O1 में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, S1 में भी दिए थे और O2 में भी दिए थे। तो सबसे पहले O1 पर आ जाते हैं। 28 से 33, 28 से 33 में किसी को कोई डाउट? 30 और 33 में? 30th। आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन O3 और O2 वाला लास्ट क्लास में किया था। यहां पर CO2 को कार्बन के थ्रू पास कर रहे हैं। वैसे तो सब पूछ लो बेटा, सब पूछ लो। 28 तो नहीं बता रहा, 28 नहीं बता रहा हूं। थोड़ा सा सोचो, बाकी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30th में CO2 की कार्बन के साथ अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? 2CO। कार्बन जो है वो सॉलिड है, इसके वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। 1 लीटर, 1 लीटर में से अगर x लीटर रिएक्ट करता है तो इसके कितने लीटर बन जाएंगे? 2x लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 + x लीटर। 1 + x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। तो x की वैल्यू आ गई, कुछ गड़बड़ किया क्या? 1.4, नॉट 0.4। तो x की वैल्यू आ गई 0.4। तो इसका वॉल्यूम कितना बचा हुआ रह गया? 0.6। इसका वॉल्यूम कितना आ गया? 0.8। अब चाहो जैसे आंसर निकाल सकते हो आप। रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल दो, किसका वॉल्यूम कितना बचेगा, किसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 33 तक दिए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे हम वॉल्यूम की इक्वेशन बनाते हैं, जैसे हम मोल्स की इक्वेशन बनाते हैं, आपको मोल्स और वॉल्यूम की जगह प्रेशर की इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, वॉल्यूम की टर्म्स में किया है। मैंने आपको समझाया भी था, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो आप वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। और अगर प्रेशर और तो ये अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, और प्रेशर अगर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर को भी मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। वैसे इक्वेशन बनाओ। 32 में भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
C4H10 का वॉल्यूम है 40%। तो 200 ml मिक्सचर में से 40% यानी 80 ml तो हो गया C4H10। बाकी का 120 ml में से एक का X मान लो, दूसरे का 120 माइनस X मान लो। एक का X मान लो, दूसरे का 120 माइनस X मान लो। X ml CH4 से भी X ml CO2 बनेगी। 120 माइनस X CO से भी 120 माइनस X CO2 बनेगी। फिर वापस सबको ऐड कर दो, लिखो, सब होगा। पेन चलाओ, 33 भी हो जाएगा। आज अमन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अमन, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और यही दुआएं हैं मेरी कि अभी तो आप 11th में हो, 2023। नेक्स्ट ईयर आप 12th में जाओगे, यानी आप जेई दोगे 2025 में, राइट? तो 2025 में, लेकिन वो जेई दोगे आप मई में यानी जून में। तो 2026 का बर्थडे आप किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो, यही दुआएं हैं। और उसके कुछ सालों के बाद, मतलब 4 साल का तो कोर्स होगा, बट मेरा मानना है कि 4 साल के बाद जब जॉब वॉब लग जाए, 1-2 साल थोड़े पैसे वैसे, क्योंकि पहले साल तो पैसे आते हैं लेकिन बहुत सारी प्लानिंग होती है, तब तो नहीं। 2-3 साल में ठीक ठाक पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तब एक शानदार सी पार्टी दो जिसमें हम मुझे भी इनवाइट करो, राइट? ह्यूज ग्रैंड पार्टी बड़ी सी होनी चाहिए। हाँ। रौनक का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रौनक। आपको भी वही सारी शुभकामनाएं। आप भी 2026 का अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करें। अमन के लिए बोला था बेटा, रौनक के लिए भी बोल दिया ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हो जाएगा। 29 एक बार और बता देता हूं। 29 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 बता देता हूं। 2A प्लस 5B C प्लस 2D। अगर ये रिएक्शन होती है तो कह सकते हो इसके 2 ml के साथ इसके 5 ml रिएक्ट करेंगे। आफ्टर द रिएक्शन इसका 1 ml और इसके 2 ml बनेंगे। इनिशियली टोटल कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है? 7 ml। बन कितना रहा है? 3 ml। तो यहां पर वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन जो होगा, कह सकते हो दैट इज 7 माइनस 3। कितने ml का होगा? 4 ml का। कितने ml का? 4 ml का। यानी अब अगर इसके 2 ml रिएक्ट कर रहे हैं तो कह दो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 4 ml का। यानी इसका 1 ml रिएक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 2 ml का। तो आगरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ए टेकन इफ बी इज इन एक्सेस अमाउंट। मतलब बी या तो 5 ml या इससे ज्यादा है। मतलब उस केस में जितना आप ए ले रहे हो, यानी ए पूरा रिएक्ट कर रहा है तो इसके जितना ये रिएक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्शन उसका ज्यादा होगा। पर ml ऑफ बी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 5 ml पर 4 ml का, यानी 1 ml पर 4/5 ml का ही होगा। तो इसके 1 ml पर कॉन्ट्रैक्शन 4/5 ml का, ए के 1 ml पर कॉन्ट्रैक्शन 2 ml का। इस तरह से यूनिटरी लगा सकते हो। तो ऐसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज को घुमाया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखो कि इसके इतने ml इतना कॉन्ट्रैक्शन, तो 1 ml पर कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 20 ml इफ 10 ml ऑफ A इज रिएक्टेड विथ 20 ml ऑफ B। अब यहां पर रिएक्टेड वर्ड थोड़ा गलत है, मिक्स्ड विथ 20 ml ऑफ B। तो इसके 10 ml और इसके 20 ml को मिक्स किया तो ये 10 ml तो पूरे रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बी लिमिटिंग हो गया। अगर ए लिमिटिंग होता
तो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन 20 ml का होता, डबल का होता। लेकिन यहां तो बी लिमिटिंग है, बी लिमिटिंग है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन अब 20 ml नहीं होगा। बी पूरा रिएक्ट करेगा तो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन को बी से रिलेट करना पड़ेगा, ए से नहीं। यानी वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन देखा जाए तो इसका 4/5 ml होगा, इतना। यानी देखा जाए तो 16 ml हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। तो इसका कैलकाटा भी गलत आंसर है, बॉम्बे भी गलत है, केवल आगरा सही है। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज आगरा। सारे बता दिए मैंने, सारे बता दिए। करके देख लो बेटा, 10 और 20 ml के केस में कॉन्ट्रेक्शन कितना आता है, करके देख लो। 16 ml का आएगा, 10 ml, 20 ml, बी लिमिटिंग, तो इसके 20 ml के साथ इसके 8 ml रिएक्ट करेंगे, इसके 2 ml बच जाएंगे। 20 ml से सी कितना बनेगा, 4 ml, क्योंकि 1/5 इंटू 20 और 2/5 इंटू 20, तो ये तो आ गया 4 ml, ये आ गया 8 ml। तो आफ्टर द रिएक्शन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 248, यानी 14 ml। 14 ml इनिशियली कितना था, 30 ml, फाइनली कितना हो गया, 14 ml। कॉन्ट्रेक्शन 16 ml का। अरे प्रकाश बेटा, जो पढ़ रहा है उस पर फोकस करो ना, बीच बीच में कुछ भी रामायण मत स्टार्ट करा करो, जब आएगा तब सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट S1 पर आ जाते हैं। S1 में भी दिए थे 29 से 32, 29 से 32, 32 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर पहले तो एक रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, CXHY, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सभी को पता है, CO2, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2O में। कार्बन के X एटम्स है तो यहां पर X, हाइड्रोजन के YL, बट यहां H2 है इसीलिए Y/2। अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम्स हो गए, 2X प्लस Y/2। यहां पर ऑक्सीजन के 2X एटम्स है, यहां पर ऑक्सीजन के Y/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, बट ऑलरेडी यहां O2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए यहां पर X प्लस Y/4, X प्लस Y/4। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2X प्लस Y/2, मल्टीप्लाई करके देख लो, इधर भी कितने हैं, 2X प्लस Y/2। तो ये कह सकते हो इस रिएक्शन की क्या हो गई, बैलेंसिंग हो गई। हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसके जितने ml हम ले रहे हैं, मान लो 1 ml या VmL, जो भी आप ले रहे हो, 1 भी ले सकते हैं, बट अभी मैं V ले रहा हूं, तो इसके VmL के साथ राइट नाउ देखा जाए तो इसके कितने ml रिएक्ट करेंगे, V इंटू एक्स प्लस Y/4। 1 के साथ इतने ml, ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो VmL के साथ इतने ml रिएक्ट करेगा, इसके VxML बनेंगे। H2O तो हम कहते हैं वही लिक्विड स्टेट में, तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखना। तो इसके VmL के साथ इसके इतने ml रिएक्ट करेंगे, CO2 इतने ml बनेगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितने ml ये है उसके 6 टाइम्स ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है, इतनी, जो कि इसके 6 टाइम्स है, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसके वॉल्यूम का 6 टाइम्स। V से V कैंसिल आउट हो गया, 1 ml भी ले सकते थे, अगर ये 1 ml तो कह दो ये 6 ml हो जाता। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, x प्लस Y/4 इक्वल्स टू 6, और दूसरा
and produces volume of CO2 which is 4 times of its own volume। तो CO2 का जो वॉल्यूम है Vx, जो कि हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम का 4 टाइम्स है, तो x इक्वल्स टू 4। यहां से x की वैल्यू 4 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। मैंने v माना है, आप 1 मान के भी कर सकते हो। एक तरह से यूं मान लो, ये 1, तो इसका कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है, ये 6 ml, और ये कितना ml बन रहा है, 4 ml। तो ये 1 ले लो, v की वैल्यू 1 ले लो, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। डायरेक्टली कोफिशिएंट 644, ऐसा नहीं है बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करो। ऐसा तो नहीं है। राइट। क्वेश्चन नंबर 29 में बहुत बार करवा चुका हूं यार। 129 में दे रखा 118%, यानी 100 ग्राम 18 ग्राम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो 30 ग्राम कितने ग्राम पानी के साथ रिएक्ट करेगा वो निकाल लो। 100 ग्राम अगर 18 ग्राम के साथ 30 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, उतना पानी तो रिएक्ट कर जाएगा, बाकी का जो पानी एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो तो रिएक्ट नहीं करेगा। सुनो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को ऐसे तो कर ही सकते हैं, और ये जो अप्रोच मैं यूज कर रहा हूं आगे भी बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे। तो अभी तो आप इस तरह से भी करो, और किसी तरह से किया है तो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरीके से आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये वो अप्रोच है जो मैं हर जगह लगाऊंगा। सिस्टमेटिक अप्रोच है। मुझे नहीं पता अभी किसने किस अप्रोच से किया है, बट राइट नाउ आपको इसी तरह से इक्वेशन बना के करना है। हाँ, बस ये कर सकते हो, मैंने v माना है, आप 1 ml भी मान सकते हो ताकि वो v वाली टर्म आए ना, तो इसका 1 ml। हमेशा जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, पहले सबके वॉल्यूम अगर x और y की टर्म्स में निकालो, x और y की टर्म्स में, फिर जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसको एक्स वाई की जो इक्वेशन है उससे इक्वेट कर दो, उससे इक्वेट कर दो। राइट। तो ये अप्रोच है, इसी को फॉलो करो। बस यहां पर है कि v की जगह 1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब भी वो v वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, क्योंकि उसका 4 टाइम्स या 6 टाइम्स ऐसे दे रखा है। देखो, 4 टाइम्स से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन y की वैल्यू निकालने के लिए तो इसी तरह से कुछ इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेगी। अभिजीत बेटा वापस तुम बाद में सुन लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। कृष्णा, आज ही आपका एडमिशन हुआ है तो यहां से मत देखिए। आइडियल गैस मोस्टली हम या तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास से आप आइडियल गैस से देखना, स्टेट्स ऑफ मैटर से देखना स्टार्ट करना। 32 तक ही दिया था, 33 तो मैंने दिया ही नहीं है। वैसे 33 आप कर सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक ओजोन वाला एक क्वेश्चन करवाया था ना, आप लोगों को करवाया था, तो 33 तो बहुत आसान है। O2 पर आ जाते हैं। O2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे। O2 के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पैराग्राफ दिया था, पढ़ने के लिए भी कहा था। एक सेकंड रुको। हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट।
33 क्वेश्चन नहीं दिया था, 33 क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, तो अभी उस पे बाद में बात करेंगे। पहले तो ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे 17 से लेके कहां तक दिए थे, 22 तक पढ़ा आप लोगों ने पैराग्राफ को? वही बता रहा हूं बेटा, उसी का ही डिस्कशन करेंगे। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हो 17 से लेके 22 तक, ये सब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है। मैंने आपको कहा था ना कि कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितनी नाइट्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, ये कैसे पता चलता है, क्वांटिटेटिव। उसका प्रोसेस क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। वो जो प्रोसेस है वो यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17-18 में, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस, अगर किसी भी कंपाउंड में हेलोजन है, मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उसका पता कैसे कर सकते हैं? उसका पता कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका यहां पर दे रखा है। तो यहां पर पहला मेथड है केरियस मेथड। केरियस बस सिंपली एक ट्यूब होती है जिसमें ये सारी रिएक्शन होती है, तो इसीलिए इसका नाम आ गया केरियस मेथड। यहां से अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज केरियस मेथड। केरियस मेथड हेलोजेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं। हेलोजेंस के लिए क्या किया जाता है, जो भी कंपाउंड है, देखो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल से C2H5 ब्रोमीन, क्लोरीन, या और कोई कंपाउंड हो सकता है। इस कंपाउंड को, जो भी कंपाउंड है, उसको HNO3 के साथ हीटअप किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और साथ में AgNO3 डाल दिया जाता है इन ए ग्लास ट्यूब नॉन एज केरियस ट्यूब। इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं केरियस मेथड, क्योंकि जो ट्यूब होती है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया केरियस मेथड। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। जो भी कार्बन है, जो भी हाइड्रोजन है, वो सब CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हेलोजन होती है वो AgX में, यानी AgCl, AgBr, AgI ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसको फिल्टर कर दिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, और अल्टीमेटली इसका मास हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन ऑलरेडी हम कुछ कर चुके हैं, तो सीधा सा बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर इस यहां पर AgBr का मास कितना है वो पता चल गया, ये ब्रोमीन यहां पर किससे आई है, इसी कंपाउंड से आई है, तो AgBr का मास पता है, मतलब यहां से ब्रोमीन का मास निकाल लो। ये ब्रोमीन का मास यहीं से आया है, तो परसेंटेज निकाल लो, तो परसेंटेज निकाल लो। उसी तरह से सल्फर की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट सेम मेथड सल्फर का यूज होता है। सल्फर में क्या करते हैं, सल्फर के लिए भी यहां पर HNO3 डाला जाता है, कंसंट्रेटेड HNO3, और या फिर सोडियम पेरोक्साइड। दोनों का काम भी अगेन वही होता है, HNO3 भी ऑक्सीडाइज करता है, पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइज करता है। तो कार्बन जितना भी है वो CO2 में, हाइड्रोजन जितनी भी है वो H2O में, और यहां पर AgNO3 की जगह क्या डाला जाता है, BaCl2। AgNO3 की जगह क्या डाला जाता है, BaCl2। वापस से किसमें, केरियस ट्यूब में। तो जो सल्फर होता है, सल्फर होता है वो पहले H2SO4 में, और फाइनली वो सल्फर किसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है, BaSO4। किसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है, BaSO4। यानी मेनली देखो, आपको बेसिक थोड़ा सा शॉर्ट में केरियस मेथड की रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। जो भी कंपाउंड है, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, कंपाउंड प्लस क्या डाल दिया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस AgNO3, तो क्या होगा यहां पर, AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फॉर सल्फर, अगर सल्फर की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ सल्फर जो भी कंपाउंड है
उसमें या तो HNO3 या फिर Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड प्लस BaCl2, और यहां पर किसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा? BaSO4 का। BaSO4 का मास पता है तो आप यहां से सल्फर का मास निकाल सकते हो। वो सल्फर कहां से आया? इसी कंपाउंड से, तो उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। कुछ नया नहीं है, ये तो ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ताकि कहीं कहीं वर्ड आ जाए केरियस मेथड, तो ये नहीं कि हमें ना पता हो। क्वेश्चन कुछ और भी आ सकते हैं, ऐसे मेथड भी आ सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हो। ऐसे मेथड भी आ सकते हैं, तरीका समझ में आना चाहिए। जब सल्फर की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है कि ये जो भी सल्फर है इसी कंपाउंड से आई होगी। अगर हेलोजेंस की बात हो रही है तो यहां पर जो भी हेलोजेंस है वो इसी कंपाउंड से आई होगी। अंडरस्टूड है, तभी हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, कहीं और से नहीं आया होगा। राइट? तो हेलोजेंस के लिए केरियस मेथड, ये दोनों में केरियस ट्यूब यूज हो रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं केरियस मेथड। इसका क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चंस यहां पर दे रखे हैं, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन कितनी होगी? तो पहले तो आप सिल्वर ब्रोमाइड के मोल्स निकालो। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, ब्रोमीन का होता है 80, तो AgBr का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 188। तो ये तो AgBr के मोल्स आ गए। जितने AgBr के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे? ब्रोमीन के। तो इतने ही मोल्स ब्रोमीन के मल्टीप्लाइड बाय 80, सॉरी 88 नहीं 80। तो ये ब्रोमीन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ब्रोमीन का मास आ गया। इतनी ब्रोमीन कितने ग्राम सैंपल में है? 0.15 ग्राम सैंपल में। परसेंटेज निकाल लो, यानी दिस डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 100। और ऐसा ही एग्जैक्टली आपको सल्फर के लिए भी करना है, ऐसे ही आपको सल्फर के लिए भी करना है। ये परसेंटेज ब्रोमीन आ गई। दूसरे वाले क्वेश्चन में BaSO4 का मास दे रखा है। BaSO4 कितना है? 0.35। इससे सल्फर का मास निकाल लो, सल्फर के मास से परसेंटेज निकाल लो। सर आप होमवर्क देते हो तो प्लीज पेज नंबर बताया करें भाई। एक्सरसाइज नहीं बताऊं, पेज नंबर बताऊं, ऐसा गजब है। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, इसमें क्या कहा जा रहा है? फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को हम कोई भी कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस है उसको हम अगेन या तो HNO3 के साथ या फिर उसको Na2O2 के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे अगेन यहां पर जितनी भी फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? H3PO4 में। यानी उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो H3PO4 फ्यूमिंग का मतलब वही कंसंट्रेशन ज्यादा है, यूं कह सकते हो अच्छी खासी कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन है, इसीलिए फ्यूमिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। कंसंट्रेटेड लिख दो, फ्यूमिंग लिख दो। तो फॉस्फोरस पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? H3PO4 में। अब इस फॉस्फोरस में क्या डाला जाता है? मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या है? MgCl2 प्लस NH4Cl, जिससे ये जो फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। फॉर्मूला लिखा हुआ है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जिसको फर्दर हीटअप करने पर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। हमें इतनी स्टेप से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा सा फंडा क्या है? इस कंपाउंड में जितनी फॉस्फोरस है वो पूरी यहां कन्वर्ट हो गई।
हमें इस कंपाउंड का मास पता है, इससे फास्फोरस का मास निकाल लो। अब वो इस एक स्टेप में या दो स्टेप कितनी स्टेप में बन रहा है उससे क्या लेना देना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो इस कंपाउंड का मास पता है, इससे फास्फोरस का मास निकालो और उससे परसेंटेज आ जाएगा। वो कैसे बना, मैग्नीशियम कहां से आया, क्या क्या सब्सटेंस डाल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे BSO4 का मास पता है तो सल्फर का मास आ जाएगा, AgBr का मास पता है तो ब्रोमीन का मास पता चल जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मास पता है तो इससे फास्फोरस का मास निकालो, उससे फास्फोरस का परसेंटेज आ जाएगा, खत्म। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसका मास 0.22 ग्राम, तो 0.22 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकाला गया किसी ने, इसका मोलर मास। हाँ बिल्कुल, POSC कह दो, कंजर्वेशन ऑफ मास कह दो, उसको यूज करना है, सीधी सी बात है। तो यहां पर 222 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो ये 222 ये मोल्स आ गए। इसके जितने मोल्स है उसमें फॉस्फोरस के डबल मोल्स होंगे, तो इंटू 2 ये फॉस्फोरस के मोल्स, इंटू 31 ये फॉस्फोरस का मास। इतना फॉस्फोरस कितने ग्राम कंपाउंड से आया, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12, परसेंटेज चाहिए इंटू 100, खत्म। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हो रहे हैं, 17 में भी यही किया, 18 में भी यही किया, 19 में भी यही कर रहे हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं ये सब। कैसे सॉल्व हो रहा है वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़े अलग है, ये आप वापस कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें उल्टा फॉस्फोरस का मास पता है तो बताओ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कितना बनेगा, वो निकाल सकते हो। यहां पर दो पार्ट है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, दो मेथड दे रखे हैं। एक है डुमास मेथड और दूसरा जेल्डाल मेथड, के इज साइलेंट, जेल्डाल मेथड। डुमास मेथड में क्या किया जाता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हो सकता है कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ हीटअप करते हैं, CuO के साथ। ये CuO भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर, देखो HNO3, फ्यूमिंग HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, Na2O2, इन सब का काम क्या है, CO का ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन से क्या होगा, कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2O में। और ये ध्यान रखना, जो कम नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तब भी होती है जब कोई कैटलिस्ट यूज हो या टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होना चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, जो कि यहां पर नहीं होता है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड नहीं बनेगा, ध्यान रखना। N2 ही बन रही है, NO2, N2O4, N2O5 नहीं बनता है। और कॉपर रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो गई, Cu, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन दे दी, वो ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन हो गई। अब जो यहां पर नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या किया जाता है, KOH के एक्वस सॉल्यूशन के अबव इकट्ठा किया जाता है। अब इस पे जा, KOH क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन है तो ये H2O तो वैसे ही लिक्विड में चला जाएगा, खत्म, गैसियस नहीं, गैसियस मिक्सचर में से गायब हो गया। KOH इस CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH की टेंडेंसी होती है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो H2O लिक्विड, कॉपर सॉलिड, CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH ने। तो गैसियस मिक्सचर केवल किसका बचा, N2 का। गैसियस मिक्सचर केवल किसका बचा, N2 का बचा। तो जो गैसेज है वो केवल N2 की है। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, उससे हम PV इक्वल्स टू nRT लगा सकते हैं, और PV इक्वल्स टू nRT से नाइट्रोजन के मोल्स, उससे नाइट्रोजन का मास। यानी आपको तो सीधा सीधा देखो, वॉल्यूम दे रखा होगा नाइट्रोजन का, प्रेशर दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, आपको इस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। PV इक्वल्स टू nRT लगाओ, नाइट्रोजन के मोल्स, उससे नाइट्रोजन के मास, नाइट्रोजन के मास से नाइट्रोजन का परसेंटेज। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो मैं और बता दूं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, 50 ml ऑफ नाइट्रोजन इज कलेक्टेड एट 300, ये अबव वाटर,
अबव KOH सॉल्यूशन। तो यहां पर ये जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, जो प्रेशर यहां पर दे रखा है उसमें एक तो नाइट्रोजन का तो प्रेशर हो गई होगा, लेकिन इट इज कलेक्टेड अबव वाटर, तो यहां पर वाटर का वेपर प्रेशर भी होगा, क्योंकि कंटेनर में KOH का सॉल्यूशन है तो यहां पर कुछ पानी भी वेपराइज होगा, तो यहां N2 भी है और कुछ H2O की वेपर्स भी है। तो जो टोटल प्रेशर है 715, उसमें से वाटर का एक्वस टेंशन माइनस करना होगा, वाटर का एक्वस टेंशन माइनस करना होगा, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 715 माइनस 15, यानी 700 mm ऑफ Hg। अब आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन लगाओगे, नाइट्रोजन का प्रेशर 715, 700, 760, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000, नंबर ऑफ मोल्स R इंटू टेम्परेचर 300, यहां से नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे, नाइट्रोजन के मोल से नाइट्रोजन का मास 28 से मल्टीप्लाई कर देना, उसे नाइट्रोजन का मास, इतनी नाइट्रोजन कितने ग्राम में, 0.30 ग्राम में, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल सकते हो। ये तरीका है डुमास मेथड, इसे हम बोलते हैं डुमा। और जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको तो जेई मेंस में जेल्डाल मेथड, डुमास मेथड, केरियस मेथड, इन पर भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से ये पता हो। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है, बट ये चैप्टर ऑर्गेनिक वाला है। ऑर्गेनिक में आप देखोगे पीछे वाले चैप्टर में वहां क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाले दोनों पार्ट दे रखे, तो वहां से आपको ये सब पता चलेगा। हाँ, मेथड बिल्कुल याद करने हैं। इवन जेई में तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ गए कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ, तो पूरा पूरा जो लिखा हुआ है वो याद होना चाहिए, अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जेल्डाल मेथड, इसमें भी क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कुछ मास, जरूरी नहीं 0.5 ग्राम, कितना भी ले सकते हो, फिर से यहां पर भी क्या करें, उसको K2SO4 कॉपर सल्फेट और कुछ ड्रॉप मर्करी, इसका क्या यूज है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस नाम याद करो। अभी इसमें सर K2SO4 क्यों डालते हैं, कॉपर सल्फेट क्यों डालते हैं, मर्करी क्यों डालते हैं, कोई मतलब नहीं, हमें क्यों डालते हैं हमें नहीं पता, ना मुझे पता है, बस डालते हैं। हमें यह पता है कि इससे होता क्या है, वो लिखा हुआ थोड़ा बहुत, CuSO4 और मर्करी एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, वाइल K2SO4 रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4। नाइट्रोजन जितनी भी होती है वो पूरी नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन जो भी होती है वो यहां पर ये एरो बना हुआ है, थोड़ा सा इस तरह से एरो पर ये लिखा हुआ है, कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन जो भी है ये सब इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन भी होगी, और अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब इस अमोनियम सल्फेट की इसमें NaOH मिलाया जाता है तो ये अमोनिया गैस यहां से इवोल्व हो जाती है, यानी अल्टीमेटली आपने जितनी भी नाइट्रोजन है पहले उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया, और अमोनियम सल्फेट से क्या बना ली हमने, अमोनिया। अब हमें इससे मतलब है, अब हमें इससे मतलब है अमोनिया कितनी प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया कितने मोल्स हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस अमोनिया को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं कि इसके साथ कितने मोल्स H2SO4 के रिएक्ट कर रहे हैं। अगर H2SO4 के x मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इस अमोनिया के 2x मोल्स होंगे। तो क्वेश्चन में H2SO4 के मोल्स दे रखे होते हैं कि इसके साथ H2SO4 के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया के 4, H2SO4 के 3 मोल है तो अमोनिया के 6, उससे अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे, अमोनिया के मोल से नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे, उससे परसेंटेज निकाल लो। लेकिन ध्यान रखना, यह भी याद रखना, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन NO2 वाले ग्रुप में नहीं होना चाहिए। एजो ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे कनेक्शन होते हैं उसको, वहां पर भी यह मेथड यूज नहीं होता है। और अगर नाइट्रोजन किसी रिंग में प्रेजेंट है,
इस तरह से, तो उसके लिए भी ये मेथड यूज नहीं होता है। पीरिडीन जैसे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में ही कन्वर्ट नहीं होती है, तो ये एज अ फैक्ट नाइट्रो एजो और रिंग, अगर नाइट्रोजन इस तरह से है तो वहां पर ये मेथड यूज नहीं होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन में भी होता क्या, थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जाता है कि 0.5 ग्राम जो कंपाउंड है उसमें जो भी नाइट्रोजन थी उसको हमने अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया, और अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, H2SO4। लेकिन ये जो H2SO4 है 50 × 0.5 देखा जाए तो 25 मिलीमोल्स, ये पूरे अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चला, द रेजिडुअल एसिड यानी जो एसिड बच गया है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। इसका मतलब ये सारा एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब आपको यहां पर अमोनिया और H2SO4 की रिएक्शन अगर हम लिखें तो 1 मोल H2SO4 के साथ अमोनिया के कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं, 2 मोल NH4 होल ट्वाइस SO4, और वही एक मोल H2SO4 के साथ NaOH के भी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 2 मोल Na2SO4 प्लस 2H2O। तो अब आप पहले ये देखो कि इसके टोटल कितने मोल्स है, टोटल मोल्स ऑफ H2SO4, टोटल मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 25, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, NaOH के कितने मिलीमोल्स है, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, 60 इंटू 1/2, 60 इंटू 1/2 तो 30 मिलीमोल्स, यानी इसके 30 मिलीमोल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के। अब इसके 30 मिलीमोल्स के साथ H2SO4 के कितने रिएक्ट करेंगे, 15 मिलीमोल्स, 15 मिलीमोल्स, यानी H2SO4 के जो आपने 25 मिलीमोल्स डाले थे उसमें से 15 तो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर 10 मिलीमोल्स ही अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी इसके 10 मिलीमोल्स ही अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यानी NaOH के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं, पहले वो माइनस करो, NaOH के साथ 15 थे कितने, 25, तो बचे 10 ही इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर इसके 10 है तो इसके 20 मिलीमोल्स हो जाएंगे। अमोनिया के मिलीमोल्स आ गए, अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे, पूरा यहां लिख देता हूं। तो नाइट्रोजन के डायरेक्ट मोल्स, क्योंकि अमोनिया के मोल्स मतलब नाइट्रोजन के मोल्स, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 20 डिवाइडेड बाय 1000। परसेंटेज निकालना है तो नाइट्रोजन परसेंटेज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये नाइट्रोजन के मोल्स है इंटू 14, कितने ग्राम सैंपल में, 0.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100। मयंक बेटा ये मुश्किल लगेगा तो आगे क्या होगा, सब आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इंजीनियर बनना चाहते हो और सोच कह रहे हो कि ये आसान नहीं है, बेटा इंजीनियर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हाँ, इंजीनियर बनना चाहते हो ना तो बहुत कुछ आराम, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, आगे चल के थोड़ा सा टाइम तो सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। ये काम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, फिर कोई का ऐसे ऐसे नहीं, इसमें ये तकलीफ है तो यार ऐसे कर लेंगे। इंजीनियर का काम क्या होता है, एक काम करने के तरीके, इसमें ये प्रॉब्लम है चलो ऐसे कर लेंगे, इसमें ये प्रॉब्लम है ऐसे कर लेंगे। हमारे पास तरीके की कोई कमी नहीं है, हमारे पास एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये भी पता होता है कि कौन सा बेस्ट है। अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम आ रही ये करो, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही ये करो, यही तो इंजीनियर्स का काम होता है भाई, यही तो इंजीनियर। और ये कोई हार्ड नहीं है, ये कोई हार्ड नहीं है, 4 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा।
हार्ड तो बाकी सारे काम होते हैं, साइकिल चलाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, बाइक चलाना भी मुश्किल काम होता है, कार चलाना भी मुश्किल काम होता है, सब सारे काम में बहुत मुश्किल होती है, आसान कुछ भी नहीं होता। सोचो कोई सा भी काम पहली बार किया है और आज करते हो, कितना डिफरेंस है, कितना टाइम लगा। वो कैरम खेलते ना, कैरम, पहली बार कैरम खेला तो क्या हुआ, आज खेलते होंगे तो अच्छा खेलते होंगे। बैडमिंटन सोचो आप, क्रिकेट सोचो आप, ऐसे ही हो जाता क्या, पहले दिन क्रिकेट खेलने गए और चौके छक्के मार के आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बेटा, प्रियांश कह रहा इंजीनियरिंग छोड़ के सब करता है। बेटा इंजीनियरिंग मतलब सब करना होता है, बट ये है कि हाँ, इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता कुछ जगह नहीं, बाकी तो इंजीनियर इज वर्सेटाइल, वो बहुत कुछ उसे आना चाहिए। हाँ, सोचो सुखप्रीत, सुखप्रीत कह रहा है 1000 से, अरे बेटा वो मिली मोल्स थे, मिली मोल्स, तो मोल्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सुखप्रीत, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम डिफरेंस होता है, तो मोल्स मिली मोल्स में भी तो डिफरेंस आएगा। पेरी पौना सरजी 20 के नीचे 1000 क्यों आया? अब समझ में आया? सुखप्रीत देव, बोलो हाँ, बोलो, जल्दी से बोलो। ये मिली मोल्स है, ये मोल्स है, तो मिली मोल्स को मोल से कैसे डिवाइड करूं? सर आईआईटी से भी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, सब जा सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, आधी क्लास डिस्कशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये थे जेलडाल मेथड और ये सारी बातें, ये क्वेश्चंस बाकी आप देख लेना। वापस आ जाते हैं लास्ट क्लास वाले पार्ट पर। लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, वॉल्यूम वाली बातें हमने की, वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसके 5 ml के साथ इसके कितने ml रिएक्ट करेंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह की भी हमने बातें की थी। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, याद है, CXHY वाला, उसमें दे रखा था कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, उसके 6 टाइम्स ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, CO2 कितने टाइम्स प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने X और Y की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमने उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता कर लिया। अगर हमें यह पता हो कि ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट कर रही है, अगर हमें यह पता हो कि कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, आपने, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरी अलग है जिसमें केवल कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बातें होती हैं, बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दुनिया वाले। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपने आप में उतना ही वेटेज रखती है क्योंकि कार्बन और इसके बहुत सारे कंपाउंड है। तो अब सोचो इनके फॉर्मूले कैसे पता करते होंगे, जो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके फॉर्मूले फाइंड आउट करने का जो तरीका है, वो हम कहते हैं ईडियोमेट्री। ईडियोमेट्री बेसिकली कुछ नहीं है, अगेन जैसे केरियस मेथड में केरियस ट्यूब यूज होती है, ईडियोमेट्री में ईडियोमेट्री ट्यूब यूज होती है, इसीलिए इसका नाम हो गया ईडियोमेट्री, और इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, ईडियोमेट्री ट्यूब यूज होती है। क्या किया जाता है, एक ट्यूब है, ईडियोमेट्री ट्यूब जिसे आप लिख सकते हो, नथिंग स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है इस ट्यूब में, तो बस नाम है ईडियोमेट्री ट्यूब। क्या किया जाता है कि जिस किसी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, उसको पहले इस ट्यूब में डाल दिया जाता है, CXHYR और कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ 5 ml 10 ml इस ट्यूब में डाल दिया जाता है, और फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, इसके साथ ऑक्सीजन भी इसमें डाल दी जाती है, रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन एक स्पार्किंग की जरूरत होती है, ट्यूब बड़ी स्ट्रोंग है, स्पार्किंग से भी फटेगी नहीं, यूं कह तो ग्लास ट्यूब है, तो ऑक्सीजन डाल के स्पार्किंग करते हैं जिससे प्रोडक्ट्स बनते हैं।
अब प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं जनरली वही, अगर ऑक्सीजन डाल रहे हो तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, हाइड्रोजन किस में, H2O में, अगर और भी कोई प्रोडक्ट है, सल्फर है तो SO2, इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हमें मेनली ये पता करना है कि कोई भी जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसका कितना ml है। CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो कितने ml प्रोड्यूस हो रही है, SO2 प्रोड्यूस हो रही तो कितने ml है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही तो कितने ml है। इस तरह से सबका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या कहा जाता है कि जो भी यहां से गैसेस मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, गैसेस मिक्सचर जो प्रोड्यूस होता है उसे हम अलग अलग चेंबर्स के थ्रू पास करते हैं, अलग अलग चेंबर्स के थ्रू पास करते हैं। और इन चेंबर्स में जो सब्सटेंस होते हैं वो इनमें से किसी एक गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनमें से किसी एक गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे KOH जो होता है, KOH, ये पता है किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को। और भी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है बट KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से गैसेस मिक्सचर को इसमें पास करते हैं, CO2 इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी की गैसेस यूं कह दो आगे निकल जाती है, बाकी की गैसेस को हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर यहां से मान लो 100 ml अंदर गया और निकला केवल 40 ml, 100 ml तो गया था, निकला 40 ml, यानी 60 ml वॉल्यूम कम हो गया, तो वो 60 ml कह सकते हो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। KOH किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 को, तो हमें उससे CO2 का वॉल्यूम पता चल जाता है कि 60 ml इसमें CO2 थी। इस तरह से नेक्स्ट चैम्बर के थ्रू पास किया जाता है, फिर नेक्स्ट चैम्बर के थ्रू पास किया जाता है। और इस तरह से हम हर एक गैस का वॉल्यूम पता कर लेते हैं कि ऑक्सीजन है तो कितनी है, नाइट्रोजन है तो कितनी है, CO2 है तो कितनी है। इस तरह से उनका वॉल्यूम पता चल जाता है और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ईडियोमेट्री। नाम में कुछ नहीं रखा है, प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। हाँ, अब जब यहां क्वेश्चन आते हैं तो कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्या हमें पता होना चाहिए। तो एक तो यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है। तो गैस एब्जॉर्ब बाय, तो CO2, इवन SO2, इवन Cl2, ये किस में एब्जॉर्ब हो जाती है, KOH में। KOH इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन जो है वो एल्कलाइन पायरोगेलोल में एब्जॉर्ब होती है, एल्कलाइन पायरोगेलोल। ओजोन जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। H2O वेपर्स जो है, अगर H2O की वेपर्स है तो एनहाइड्रस CaCl2, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर सिलिका जेल, सिलिका जेल बहुत बार आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ होना ना, पैक्ड कुछ भी चीजें होती है, शूज भी होते हैं उसमें, है ना, छोटे छोटे से पाउचेज होते हैं, उसमें सिलिका जेल होती है ताकि मॉइस्चर अगर आ जाए, वाटर वेपर कहीं से आ जाए तो वो सिलिका जेल जो होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। HCl और अमोनिया, ये अगर गैसेस है तो ये किस में एब्जॉर्ब हो जाती है, H2O लिक्विड में। तो कौन सी गैस किस में एब्जॉर्ब होती है ये हमें याद रखना है, कौन सी गैस किस में एब्जॉर्ब होती है ये हमें याद रखना है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। राइट, देन ये फिगर्स के बीच में ट्राइंगल क्यों है? वॉल है बेटा, वॉल, वॉल ओपन करके बंद कर सकते हो, समझ में आया? कुछ भी, चलो, है ना। इसके अलावा एक तो ये टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा, जब भी कभी आप रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो कार्बन जितनी भी है, जो भी कार्बन के एटम्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर CO2, CO नहीं, हमेशा क्या बनेगा, CO2। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगी, H2O। हाइड्रोजन किस में,
H2O। सल्फर जितनी भी है वो किस में कन्वर्ट होगी, और बताओ नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगी? भावेश, पायरोगेलोल क्या है? पायरोगेलोल है, बस इतना ही काफी है। पायरोगेलोल यानी पायरोगेलोल। सल्फर और नाइट्रोजन, SO2 भी और SO3 भी, SO2 SO3। सल्फर कन्वर्ट होती है SO2 में, SO3 एग्जिस्ट करता है बट SO3 ऐसे नहीं बनती। SO3 बनाने के लिए कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं, तब जाके सल्फर SO3 में कन्वर्ट होती है। इसलिए यहां पर सल्फर हमेशा किस में जाएगी? SO2। बहुत सारी जनता NO2 NO3 भी लिख रहा है बेटा कोई। और अभी थोड़ी देर पहले डुमास मेथड में मैंने बोला था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है। तो अगर नाइट्रोजन है तो वो एज ए N2 ही निकलेगी, ना तो NO2 बनेगा ना NO3 बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने सही लिखा था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने वही NO2 NO3 N2O कुछ भी लिख रहे थे। नाइट्रोजन एज ए N2, तो ये प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। और तीसरा, ये जो ऑक्सीजन हम डाल रहे हैं, ऑक्सीजन इज ऑलवेज एडेड इन एक्सेस अमाउंट। यानी ये जो ऑक्सीजन हम डाल रहे हैं ये एक्सेस अमाउंट में ही डाली जाती है। तो जो भी कंपाउंड है वो पूरा रिएक्ट करेगा, यानी जिसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है वो लिमिटिंग होगा, पूरा वो रिएक्ट करेगा। इसमें एक और चीज मैं बता दूं, मोस्टली क्वेश्चन में CO2 तो गैसेस स्टेट में ही होगी, SO2 भी गैसेस स्टेट में ही है, CO2 भी गैसेस स्टेट में, SO2 भी गैसेस स्टेट में, N2 भी गैसेस स्टेट में। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो गैस, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो लिक्विड। और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो रूम टेम्परेचर मानते हुए H2O को लिक्विड स्टेट में ही कंसिडर करोगे। राइट तो रूम टेम्परेचर मानते हुए लिक्विड में ही कंसिडर करोगे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। अब मैं यहां पर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। 20 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अगर हाइड्रोकार्बन कोई कहते तो फॉर्मूला क्या मान लो? CXHY। क्या मानोगे? CXHY is mixed with 100 ml oxygen in an idiometry tube after sparking resultant gases occupy 80 ml 80 ml volume reduces to 20 ml
when it is passed through KOH solution. Find formula of hydrocarbon. Formula of हाइड्रोकार्बन। बताइए हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां पर मान लीजिए फॉर्मूला है CXHY, और सबसे पहले अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक्स और वाई में इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करो, O2 CO2 H2O। फिर 20 ml के साथ एक्स और वाई की टर्म में लिखो कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, कितनी CO2 बनेगी। टेम्परेचर नहीं दे रखा तो H2O को किस स्टेट में ले लेंगे? लिक्विड स्टेट में। करके देखो, फिर मैं बताता हूं और कैसे अप्रोच होनी चाहिए, बट एक बार आप ट्राई करिए। यही देखा जाए तो ईडियोमेट्री है, यही जो हम कर रहे हैं वही ईडियोमेट्री है और कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज यही है। मयंक बेटा तुम जो कह रहा हूं जो करो ना यार, उटपटांग से क्वेश्चन पूछते हो तुम सीधा सीधा जो कहा जा रहा है बस उतना सोचो, उसको समझने की कोशिश करो, दिमाग को इधर उधर मत फटकाओ। O2 नहीं डालेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? एक कंपाउंड लेके बैठ जाऊं, एक अलोय है, इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, बट कुछ नहीं करूंगा, इसको तो हाथ में लेके बैठा रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। O2 डालोगे, रिएक्शन होगी तभी होगा। सबके कमेंट मुझे दिखते हैं, जिन कमेंट पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं मतलब वो इररिलेवेंट है, उसको बार बार मत लिखो। वो इररिलेवेंट है, उसको बार बार मत लिखा करो, राइट? क्या आ रहा है? C3H2। आदित्य का आंसर आ रहा है C3H2। Y is 40, X is 15, मतलब C5H40। सौम्या। या C3H4 या C3H6, C3H2, C3H4, C3H6, C3H8, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं भाई। CH4 भी आ रहा है। हिमांशु बेटा कांटेक्ट नंबर ऐसे नहीं मिलता है, बार बार मत लिखो। जो भी पूछना है यहाँ पूछो। ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां अपना डाउट्स डाल सकते हो, वहां पर आप पूछ सकते हो।
वैसे मेरे हिसाब से आंसर C3H4 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। कैसे करें? तो रिएक्शन को तो अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस किया ही था, कन्वर्टिंग इनटू XCO2 प्लस Y/2 H2O, और H2O लिक्विड, यहां पर क्रॉस लगा दो क्योंकि इसके वॉल्यूम पर कमेंट नहीं कर। अब तरीका क्या है? सबसे पहले इसके 20 ml, तो सबके वॉल्यूम X और Y की टर्म में फाइंड आउट करो। ऑक्सीजन मैंने कहा था एक्सेस अमाउंट में ही होगी, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो इसके 20 ml के साथ इसके कितने ml रिएक्ट करेंगे? 20X प्लस वाई। और आफ्टर द रिएक्शन इसके कितने ml प्रोड्यूस होंगे? 20X। यहां पर ऑक्सीजन हमने कितनी ली है? 100 ml, जिसमें से इतनी रिएक्ट करेगी, तो इसके नीचे लिखो रिमेनिंग ऑक्सीजन। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही ये सॉल्यूशन आपका होना चाहिए। आपके रजिस्टर में सॉल्यूशन एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ 20 ml रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, 20 के साथ इतनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, इतनी CO2 बनेगी। ऑक्सीजन कितने ml है? तो सिंस हमने 100 ml लिया था, ये रिएक्टेड है, तो यहाँ लिख दो रिमेनिंग ऑक्सीजन 100 माइनस 20X प्लस Y/4, ये यहां पर लिख दो। अब क्वेश्चन पर आओ कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन पर आओ कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम कितने ml हो गया? 80 ml। चाहो तो आप यहां से एक इक्वेशन बना सकते हो, आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम किसके कारण होगा? आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम जो होगा वो एक तो CO2 के कारण होगा और एक रिमेनिंग ऑक्सीजन के कारण होगा। एक और जो होगा वो रिमेनिंग ऑक्सीजन के कारण होगा। तो आप तो यहां पर अब हमें इक्वेशन जो बनानी है, तो ये 20X, एक इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं। रिमेनिंग ऑक्सीजन 100 माइनस 20X प्लस Y/4, ये रिमेनिंग ऑक्सीजन, और CO2 कितनी? 20X। इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 80 ml। यहां से X और Y के बीच में एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है, सॉरी, कि उसको जब KOH के थ्रू पास किया गया, तो KOH ने उसमें से KOH के थ्रू पास करने पर वॉल्यूम 20 ml रह गया, रिड्यूसेज टू, यानी 80 का 20 रह गया, तो मतलब 60 ml किसने एब्जॉर्व कर लिया? KOH ने। KOH किसको एब्जॉर्व करता है? CO2 को। तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो गया? 60 ml। हमारे अकॉर्डिंग CO2 कितनी है? 20X। तो यहां से X की वैल्यू आ गई 3, X की वैल्यू यहां पुट करो, Y की वैल्यू आ जाएगी Y इक्वस टू 4। वैसे इक्वेशन ये भी बना सकते हो, इससे ये भी पता चल रहा है कि अगर 80 ml में से वॉल्यूम रिड्यूस होकर 20 रह गया, तो CO2 तो गायब हो गई, तो ये बचा हुआ 20 ml किसका वॉल्यूम है? बचा हुआ 20 ml ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन डाली कितनी थी? 100 ml, उसमें से 20 ml बच गई, तो ऑक्सीजन रिएक्ट कितनी कर रही है? 80 ml। तो आप ये भी कर सकते हो, ये वॉल्यूम किसके बराबर? 80 ml। वो वहां से भी वही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, ये 20X प्लस Y/4 ये कह सकते हो, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, तो ये 4, X की वैल्यू 3, तो Y की वैल्यू 4 यहां से भी निकाल सकते हो। समर्थ ऑक्सीजन हमेशा सफिशिएंट रहेगी, लिखवा चुका हूं उस चीज को। व्हाट्सएप ग्रुप कुछ तो है बेटा। आप जहां डाउट्स पूछते हो वहां लिख दो, पता चल जाएगा। तो आंसर इज C3H4। C3H4।
तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरह के होंगे, इसी तरह से इक्वेशन आपको बनानी होगी, उनको सॉल्व करना होगा। अब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो, या अगर यहां पर मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीजें बता दूं, थोड़ी प्रैक्टिस बैलेंसिंग की जरूर कर लेना। जरूरी नहीं कंपाउंड में केवल कार्बन हाइड्रोजन हो, अगर कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो फिर फॉर्मूला क्या मानना पड़ेगा, CXHYOZ। हो सकता है कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, क्या आएगा कोफिशिएंट। प्रोडक्ट्स आपको पता है, इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करो। हाँ ऑब्वियसली बात है, अब यहां पर तीन वेरिएबल है XYZ, तो तीन इंफॉर्मेशन होगी, XYZ तीनों के लिए तीन इंफॉर्मेशन होगी, यानी इंफॉर्मेशन पहले से ज्यादा होगी। चलिए अभी देखेंगे सुखप्रीत, मैं भी कंफर्म करूंगा, मुझे लगा होगा, बट आई विल कंफर्म व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, नेक्स्ट क्लास में कुछ कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। सो अभी परेशान मत हो, एक बार मुझे भी वापस कंफर्म करने दो। बैलेंसिंग होगी क्या? चलिए तो यहां पर XCO2 प्लस Y/2, है ना। चलिए कुछ है तो सही व्हाट्सएप ग्रुप, चलिए देखते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो यहां पर देखो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूं। मान लो इसका कोफिशिएंट कुछ A है, तो अब लेफ्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है, यहां पर Z, यहां पर 2A, आपको A की वैल्यू निकालनी है। राइट हैंड साइड में कितनी है, 2X प्लस Y/2। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z उधर लेके जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, तो X प्लस Y/4 माइनस Z/2, यानी इस A की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, X प्लस Y/4 माइनस Z/2। समझ में आ गई बात, ये यहां पर लिख सकते हो। यहां प्रोडक्ट क्या बनेंगे, XCO2 प्लस Y/2H2O
और नाइट्रोजन जो है वो ½ नाइट्रोजन, सॉरी नॉट ½ नाइट्रोजन N2, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो नाइट्रोजन के लिए Z/2। तो यहां पर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, अभी भी इसका कोफिशिएंट X+Y/4 ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर ही नहीं रही है, तो ऑक्सीजन तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही कर रही है, तो यहां पर ये X+Y/4 ही होगा। अभी फोकस इस पर करो। व्हाट्सएप ग्रुप का आप कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, बात उस पर कोई नहीं कमेंट करूंगा। तो अब अगर आप कर रहे हो तो आपकी इच्छा है, अपना टाइम मत खराब करो ना मेरा। तो यहां पर इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सौरभ बेटा इसमें क्या बैलेंसिंग करूं, सामने देख रहे हो वही आपको करना है। तो कह सकते हो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इडियोमेट्री। यहां पर आके वो सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वो लिक्विड ही होगा, लिक्विड ही होगा, ज्यादातर लिक्विड होगा, गैस नहीं। अदरवाइज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। अदरवाइज टेम्परेचर से डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चंस है, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आसान है, कोई नहीं, हो जाएंगे, इजीली कर सकते हो आप। तो होमवर्क एक तो मैं आपको दे रहा हूं, S1 संडे भी है, O1 इसमें ज्यादातर तो हम कर ही चुके हैं, O2 के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जेई मेंस, ये नेक्स्ट क्लास का हमारा होमवर्क है। S1 O1 जेई मेंस, हाँ नेक्स्ट क्लास से मंडे से आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली आइडियल गैस और रियल गैस, एनसीईआरटी में ये एक ही चैप्टर है, बट हमने इसको डिवाइड कर दिया। बेसिकली ये स्टेट्स ऑफ मैटर। रिद्धि बेटा पढ़ो केवल, कितना लेक्चर लगेगा, क्या लगेगा, क्यों हम उस पार्ट में जाते हैं ज्यादातर, मतलब उसका मैं आंसर दे दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए पूछोगे, फिर उसके लिए, फिर कुल मिला के जेई एडवांस से पहले सारी प्लानिंग हमारे पास है। आपको तो ये देखना है कि आपने कितनी बार चैप्टर का रिवीजन किया है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। S1 O1 जेई मेंस का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। ये अच्छी तरह से करना है आप लोगों को, बढ़िया शानदार तरीके से, हर एक क्वेश्चन ढंग से, जिस जो डाउट्स है वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये करो कि अभी तक का जितना रिवीज कर चुके हो उसको भी वापस करने की कोशिश करो, अभी तक जितना हो चुका है। S1 के ऑब्वियसली हम तो रिमेनिंग क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, S1 के रिमेनिंग क्वेश्चन, O1 के रिमेनिंग क्वेश्चन और जेई मेंस मैं वही डिस्कस करूंगा। और अभी आपको भी वही करना है, S1 के रिमेनिंग क्वेश्चन, O1 के रिमेनिंग क्वेश्चन और जेई मेंस, ये पूरा हम करेंगे। राइट, ठीक है। तो बस लगे रहो। मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, कैसा लगा? मॉल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो रहा है, हो गया लगभग, बस शीट बची है।
प्रकाश बेटा सॉल्यूशन खुद बनाओ तो फायदा है, दूसरों के भरोसे सारा है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्लास में, इतने सारे डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद तुम्हें और सॉल्यूशन कहीं से चाहिए तो फिर क्या होगा? एग्जाम में भी किसी को बुला लेना। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ अच्छा लगा? लगा कि कुछ मजा आ रहा है मतलब जेई में के हिसाब से? किसी को कोई बुक नहीं करनी, जो शीट मैंने दी है बस उसी को ढंग से करते रहो, उसी को करते रहो। इस तरह जेई मेंस के क्वेश्चन होने चाहिए। जेई मेंस के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सर पढ़ा लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आपकी पढ़ाई कैसे हुई है वो सब इससे डिसाइड होगा कि क्या अल्टीमेटली हम जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा फाइनल टारगेट है। तो वो क्वेश्चंस हमसे होने चाहिए। बहुत सारी जनता, मैं आपको बताऊं तो जेई की तैयारी कर रही होती है, ऑनलाइन भी तैयारी करते हैं, ऑफलाइन भी तैयारी करते हैं, बट वो क्वेश्चन ही करते हैं, वो जेई में जेई एडवांस के क्वेश्चन करते ही नहीं है। वो चैप्टर पढ़ लेते हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं पढ़े, उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि वो कभी पूरी एक्सरसाइज नहीं करते, जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं करते, तो उन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत सारी जनता जो होती है सिंपल सिंपल पार्ट पढ़ लेती है, जो आसान आसान होता है वो पढ़ लेते हैं, टफ वाला पार्ट छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो जेई में नहीं आएगा। भैया आप पढ़ो या ना पढ़ो, जेई में तो आएगा वो। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके फायदा मिलेगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए कहूंगा नेक्स्ट क्लास से आप आइडियल गेज से वापस देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराना छोड़ देंगे। पुराना जो भी पार्ट है, रिवीजन जो भी, पुराना बैकलॉग जो भी है वो कवर करो, और जो रेगुलर है उनका तो कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर जो रेगुलरली पहले डे फर्स्ट डे से अभी क्लासेस कर रहे हैं उनका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये बैकलॉग बैकलॉग ही चलता रहेगा, पूरा साल निकल जाएगा। सर बैकलॉग कैसे कवर करूं, यानी पहले वही वाली बात है, रायता फैलाओ फिर उसको साफ करो, फिर वापस उसको जब साफ कर रहे हैं तो फिर गंदगी फैला दो। ये चलता रहता है उनकी लाइफ में। तो कभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, कभी परफेक्शन नहीं हो पाता। तो भैया जिस दिन का जो काम हो उसी दिन करो, और उसमें कम टाइम लगता है। आज अगर मैंने होमवर्क दिया है आज ही करोगे या कल करोगे तो टाइम कम लगेगा, यही काम 4 दिन बाद करोगे ज्यादा टाइम लगेगा। आज अगर जो काम 1 घंटे में हो रहा है 4 दिन बाद उसी काम को 2 घंटे लगेंगे। 10 दिन बाद तो वो होगा ही नहीं। 10 दिन बाद करोगे तो होगा ही नहीं। लेकिन आज ही करोगे तो कम टाइम में हो जाएगा, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। तो बहुत अच्छी बात। अच्छा एक एक बार लिखो, जिसका कोई बैकलॉग नहीं, जिसका सारा होमवर्क कंप्लीट है, वो एक एक बार लिखो कि सर मेरा कोई मतलब पूरा कंप्लीट है, नो बैकलॉग, ऐसे लिखो, नो बैकलॉग नो बैकलॉग। देखता हूं मैं कितने स्टूडेंट्स का कोई बैकलॉग नहीं है। वेरी गुड, आयुष ने लिखा है नो बैकलॉग, बैकलॉग ऐसे लिखो। प्रियांशु का भी नहीं है, रजत का भी नहीं है, अंशु का भी नहीं है। अरे रे वाह वाह वाह, बहुतों का, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सिलेक्शन उनका होता है जिनका होमवर्क जो है 100% ना हो लेकिन 70-80% पूरा हो और उसको बार बार रिवाइज करते हो। बिल्कुल, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। बहुत सारी जनता पूछती है ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ऑफलाइन से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। भाई जिसका होमवर्क होता है उसका सिलेक्शन होता है, जिसका होमवर्क नहीं होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। होमवर्क और उसका रिवीजन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो सबका सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक भी आएगी। अच्छी तरह से रिवीजन करोगे, सारे क्वेश्चन करोगे। पिछली बार भी बहुत सारे ऑनलाइन से 99.91, यानी इस तरह से भी परसेंटाइल आई है, 9 9 भी आई है, 9 8 के आसपास भी आई है, 99.98 परसेंटाइल भी आई है। यानी अंडर 100 भी रैंक आई है, अंडर 200 भी जेई मेंस में रैंक आई है, ऑनलाइन से आई है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रैंक आ सकती या नहीं आ सकती, रैंक आ सकती है, बस होमवर्क होना चाहिए। जिसका होमवर्क है आएगी। ऑनलाइन में भी बहुत सारे पढ़ते हैं जिनकी रैंक नहीं आती, बहुत सारे पढ़ते हैं उनकी आती है। ऑफलाइन में भी बहुत सारे पढ़ते हैं जिनका रैंक नहीं आती, बहुत सारों की आती है। वो सब कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब उसके ऊपर है, सब उसके ऊपर है। तो बहुत बढ़िया। होम नो बैकलॉग, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं नाम सबके नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन बहुत जबरदस्त स्पीड से मूव कर रही है, तो वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ।
चलिए जी, चलिए। तो आज के लिए बस यहीं पर एंड करते हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, संडे भी टाइम है। नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। ये समझ लो, ये होमवर्क जो कर रहे हो ये नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो आप। इवन साथ में ये तो करते ही रहो, थोड़ा बहुत मोल के जो टफ टफ क्वेश्चंस थे जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे उनको भी वापस अगले वीक किसी टाइम, जब किसी दिन टाइम मिले तो अगले वीक आपको उनको भी करना है। वाह बेटा निहाल, काफी मेहनत की तुमने, बहुत बढ़िया, लेकिन शानदार तरीके से बनाया तुमने जो भी बनाया। तो नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो, मॉल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी अभी से चालू कर दो। ये सोचते हुए कि हाँ बस टाइम आ गया है तो पुराना जो भी पार्ट है उसको भी रिवीजन स्टार्ट कर दें, करंट जो होमवर्क है उसे भी करना है। ये नहीं संडे आराम करेंगे हैं, नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करनी है। नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करनी है तो पूरा संडे नहीं, थोड़ा बहुत टाइम घूम फिर सकते हो, बाकी तैयारी करो। ये नहीं कि पूरा दिन आराम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं पता करके कुछ बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।